अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। क्या हाल है भाई आपके? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 2 केमिस्ट्री का और इसमें हम समझेंगे कि क्या है आगे। इससे पहले लेक्चर 1 हो चुका है, उसके अंदर मैंने आपको तरीका सलीका समझा दिया है कि आप किस तरह से अपने टॉपिक्स को कवर करोगे और किस तरह से लिखोगे। ठीक है जी? जिसने लेक्चर 1 नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। अभी हम लेक्चर 2 में थोड़ा सा कम काम है आज, क्योंकि इसके आगे एक लॉन्ग क्वेश्चन है, वो इंशाल्लाह हम पूरा अपने लेक्चर में कवर करेंगे। अच्छा, इसमें गौर से देखो, यहाँ लिखता है डिफाइन इंटरनल एनर्जी। ये आपके पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन है आज का, लेकिन मजमूई तौर पर ये आपका थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में 2 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लिए थे। अच्छा भाई, डिफाइन इंटरनल एनर्जी। अब यहां पर आपके पास इसको डिफाइन तो किया गया है, लेकिन साथ साथ मैं इसको समझाता भी हूं। जैसे लिखा हुआ है द टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की मुकम्मल एनर्जी, ठीक है। और उस सिस्टम में क्या है, सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, जो भी आप सिस्टम स्टडी कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो कहता है उसकी टोटल एनर्जी को ही हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इट इंक्लूड्स, अब यहां पर बात समझने की कोशिश कीजिएगा, इसके अंदर शामिल है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। क्योंकि हम जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, देखिए फिजिक्स में आमतौर पर हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, जबकि केमिस्ट्री में हम छोटे पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस का जिक्र करते हैं। तो उसी हिसाब से हमने कहा काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको दो एनर्जी समझ में आ रही है, काइनेटिक और पोटेंशियल। अगर मैं आपसे कहूं कि हम टोटल एनर्जी को ऐसे शो करते हैं, हम कहते हैं टोटल एनर्जी बराबर है किसके? दो एनर्जीज के। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी, इसको आप के ई लिख लो, और प्लस इन पोटेंशियल एनर्जी को आप पी ई लिख लो। अब अगर सर ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है, काइनेटिक एनर्जी कहाँ है, इसको जरा हम विजुलाइज करते हैं, देख के समझते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप ये समझो कि आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, एक सिस्टम है। चले हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में बहुत सारे क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। अब इनमें से एक मॉलिक्यूल हमने यहां पर निकाल कर जरा देखा बड़ा करके, तो एक, चलो 2-3 मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं। अब जाहिर सी बात है, कोई मॉलिक्यूल हरकत कर रहा है, कहां पर हो सकता है वो ऊपर हरकत कर रहा हो, कोई नीचे हरकत कर रहा हो, कोई दाएं हरकत कर रहा हो, कोई बाएं। जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल ट्रांसलेशन मोशन भी करते हैं, हरकत करते हैं, गोल गोल घूमते हैं। तो वो क्या करते हैं, सर्कुलेटिंग या आप कह लो कि रोटेशनल मूवमेंट भी करते हैं। इसके अलावा वो एक ही जगह पर हिलते भी हैं, वाइब्रेशनल मूवमेंट। भाई मूवमेंट का वर्ड जब भी आ जाएगा, मूव होने का, तो उसका मतलब काइनेटिक एनर्जी लिया जाएगा। तो सिस्टम में मॉलिक्यूल जिस तरह की भी हरकत कर रहे हैं, उनके अंदर जो तवानाई है उसका नाम काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, अब सुनो, इसके बाद एक बात और भी है, वो ये है कि मॉलिक्यूल्स की एक दूसरे के अंदर, यानी एक दूसरे के करीब जब वो आते हैं, तो उनकी आपस में कुछ अट्रैक्शंस बन जाती हैं। तो ये जो आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स है, एक तो अट्रैक्टिव फोर्स है मॉलिक्यूल के दरमियान, ठीक है, अट्रैक्शन जिसे हम बोल सकते हैं अट्रैक्टिव फोर्स, वो भी फोर्स है ना, एक ताकत है ना, तो वो ताकत कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि जो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, सपोज करो ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो दरमियान में ये जो आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, इसको हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था। तो जो कोवलेंट बॉन्ड है वो भी क्या शो करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को, क्योंकि बॉन्ड में एनर्जी है। जब वो बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी निकलेगी। तो या ऐसा भी होता है जब बॉन्ड, मिसाल के तौर पर खुराक ले लो, खाना, जब आप खुराक वाले यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स खाते हो, तो किस लिए खाते हो, एनर्जी लेने के लिए। तो जब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अलग अलग होगी, आप रेस्पिरेशन करेंगे तो उसके नतीजे में एनर्जी मिलनी है ना। तो मॉलिक्यूल जब टूटते हैं तो उनके दरमियान हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं, और उनकी एनर्जी जो कि अभी हरकत में नहीं आ रही, तो इसलिए हम उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, क्योंकि ये इस वक्त रेस्ट में महसूस होते हैं। तो यही आपको कहा जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो उन मॉलिक्यूल्स, जो उन ऑब्जेक्ट्स में है जो सुकून में है, जो रेस्ट में है, जो अपनी पोजीशन पर खड़े हैं। और काइनेटिक एनर्जी हमेशा वो वाली एनर्जी होती है जो हरकत की वजह से होती है। चाहे अब हमने कहा कि हमारी केमिस्ट्री में 3 किस्म की हरकत हैं जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा। अब आपको समझ में आ गई होगी कि देखो, अगर हम इस बीकर में मौजूद सारे जितने हमारे पास बॉन्ड्स हैं, चाहे वो इंटर मोलेकुलर फोर्सेस हैं, चाहे वो सिंपल आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, उन बॉन्ड्स को अगर हम इकट्ठा कर लें, बॉन्डिंग के बारे में पढ़ें, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। और इस पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ जो हरकत की वजह से एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है। और अगर हम इन दोनों एनर्जी को सम कर लें, प्लस कर लें, तो टोटल एनर्जी बन जाएगी। और टोटल एनर्जी जो है वही हमारा आज का, यानी एक सिंपल सा
नेम है इंटरनल एनर्जी। तो एक सिस्टम में बीकर के अंदर जितने भी एनर्जीज हैं उनको सम कर लो तो इंटरनल एनर्जी कहलाता है। अब मैंने आपको समझा भी दिया, आपने ये डायग्राम नहीं बनानी एग्जाम के अंदर, आपने जस्ट क्या करना है, आपने बस यहाँ तक लिख देना है। और जो बच्चे अच्छे हैं, जिन बच्चों ने आगे यानी थोड़ा सा जरा एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, तो वो यही लिख दें, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और बाकी सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किसकी वजह से होती है, पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से। और पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है, वो बॉन्डिंग की वजह से होती है। अच्छा भाई, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्विक चेक्स। तो क्विक चेक को हम, क्विक चेक का मतलब ये है, जो बच्चे अब क्योंकि 10th क्लास 9th क्लास में ऐसा कुछ नहीं था, तो 10th क्लास में ऐसा है, लेकिन फर्स्ट ईयर में भी ऐसा दिया हुआ है, सेकंड ईयर में भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक खास पोर्शन होता है जिसको हम क्विक चेक बोल देते हैं। 9th क्लास में इसको एक्सरसाइज कहा हुआ है। तो यहाँ आपने क्विक चेक भी करने हैं कंप्लीट। अब क्विक चेक में क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं और ये बोर्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, और हम इन बोर्ड क्वेश्चंस को यहाँ पर पढ़ेंगे। अच्छा भाई, पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, व्हाट इज द ट्रांसलेशनल मोशन। भाई ट्रांसलेशनल मोशन कौन सी है, ये वाली बात लास्ट टाइम में डिस्कस हुई थी, दोबारा से देखते हैं। सपोज कीजिए ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, तीसरा मॉलिक्यूल है, जो भी, अगर ये बिल्कुल सीधी हरकत कर रहे हैं किसी एक खास सेंस में, चाहे आगे कर रहे हो, पीछे कर रहे हो, दाएं कर रहे हो, बाएं कर रहे हो, ऊपर कर रहे हो, नीचे कर रहे हो, लेकिन हरकत चल रही हो, एक ऐसी हरकत जैसे मैं हरकत कर रहा हूं, ये ट्रांसलेशन मोशन है, बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर हाँ, अगर मैं यूं करता हुआ आऊं, ऐसे करता हुआ, ऐसे करता हुआ आऊं, तो अब दोनों हरकत है, यानी रोटेशनल भी है और साथ साथ क्या है, सीधी हरकत भी है। तो ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन को हम लीनियर मोशन भी बोलते हैं। और इस तरह से अगर किसी जगह पे, इस जगह पे खड़े 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 ऐसे कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल वाइब्रेशन के अंदर होते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि मॉलिक्यूल अगर सिंपल सीधी लीनियर हरकत कर रहा है तो इसे ट्रांसलेशन मोशन बोलते हैं। और यहाँ पे लिखा है ट्रांसलेशन मोशन इज द टाइप ऑफ मोशन, ये वो मोशन की किस्म है, हरकत की किस्म है, इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता है विदाउट रोटेटिंग, मतलब रोटेट नहीं करना ऐसे करके, ठीक है, रोटेट किए बगैर बस सीधा सीधा जाना है ऐसे करके, तो ये हरकत कहलाएगी क्या बेटा, ट्रांसलेशन मोशन। और स्पिन भी नहीं करना, घूमना नहीं है, रोटेट नहीं करना है, वाह, होल मॉलिक्यूल मूव्स। इसमें क्या होता है, देखो बेटा, सम टाइम ऐसे भी होता है कि एक मॉलिक्यूल है ना, ये वाला, जैसे ये मॉलिक्यूल आपके पास है, इस मॉलिक्यूल की इस तरह भी हो सकता है कि ये जो बॉन्ड होते हैं ना, इस स्प्रिंग की तरह होते हैं। अब मैंने स्प्रिंग की तरह बना दिए। अब ये क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल जब हरकत करेगा, फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल आगे जा रहा है, तो इसकी जो ये स्प्रिंग वाली ये बॉन्ड है, एक्चुअली बॉन्ड क्या करते हैं, एटम को करीब भी लाते हैं, दूर भी करते हैं ऐसे करके, तो ये एक और मोशन ऐड हो जाती है। तो वो कहता है ऐसा ना हो, बस पूरा मॉलिक्यूल सिंपल एक सिंक में जाए, तो हम कहते हैं कि वो ट्रांसलेशन है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं, सपोज कीजिए कि मेरे पास ये आपकी एक बुक है, ठीक है, इस बुक को अगर हम लेके जा रहे हैं, तो इसका हर एक हिस्सा, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, सब के सब एक ही सिंक में जाएंगे तो ट्रांसलेशन होगी। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि ये आगे जा रही है, इसके कुछ हिस्से क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं ऐसे करके, तो फिर क्या होगा, सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं होगी, फिर दूसरी मोशन भी बन जाएगी। अच्छा बेटा जी, अब आपको समझ आ गई कि सीधी हरकत को बस ट्रांसलेशन मोशन बोलते हैं। और इसमें आगे मैंने कुछ लिख दिया है, होल मॉलिक्यूल, मुकम्मल, ये मुकम्मल मॉलिक्यूल जो है, मूव्स द सेम डिस्टेंस, सारा के सारा मॉलिक्यूल एक जितनी फासला कवर करेगा या एक जगह तक पहुंचेगा, इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, एट द सेम टाइम, एक वक्त में, मतलब एक वक्त में पूरा मॉलिक्यूल किसी एक खास डायरेक्शन में मूव कर लेगा और सीधी हरकत करेगा, तो हम इसे कहेंगे ट्रांसलेशन मोशन। ये आपके पास क्वेश्चन 1 है। इसी तरह क्विक चेक नंबर 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द गैस एंड द लिक्विड सेम एट द सेम टेम्परेचर। क्या हमारे पास दो चीजें हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं, वो कहता है कि पार्टिकल्स हैं, अब हम इसको मानते हैं ये एक पार्टिकल है और ये हम मान लेते हैं दूसरा पार्टिकल है। बेशक आप मुझे और अपने आप को भी दो पार्टिकल समझ लो और हम एक ही जगह करीब करीब खड़े हुए हों, तो क्या हम दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। सपोज कीजिए अगर इस मार्कर का, इसको पार्टिकल समझ लो, और इसका भी सेम टेम्परेचर है, या आपके पास मिसाल के तौर पर पानी पड़ा हुआ है और पानी के साथ एक सेब भी रखा हुआ है, सेब को सॉलिड समझ लो, पानी को लिक्विड समझ लो, दोनों को पड़े रहने दें कुछ देर, ये ना हो कि फ्रिज से निकाल के लाएं कुछ, ऐसे पड़ा रहे। अब आप जब माहौल में से रखेंगे, इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट के हिसाब से वही टेम्परेचर हो जाएगा। तो जब आप दोनों को हाथ लगाओगे
दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। यानी इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो लिक्विड है, वो सॉलिड है, हत्ता कि जो हमारे इर्द गिर्द गैस होती है, अगर वो एक जगह पे मौजूद रहे, ठीक है, दूर से ट्रैवल करके ना आ रही हो बल्कि करीब करीब की हो, तो उसका टेम्परेचर भी सेम रहता है। तो यही बात हम कह रहे हैं यहाँ पर कि क्या टेम्परेचर, ये हम पढ़ाए थे, कल हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी उस बॉडी में सेम होगी। यही वो लिखता है, मैंने इसको आंसर में लिख दिया है, यस एट द सेम टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर सेम है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, तो पार्टिकल्स की जो एनर्जी है, उसे हरकत करवाने वाली एनर्जी है, उसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ऑफ अ गैस एंड अ लिक्विड इज कंसीडर्ड द सेम। दोनों की, चाहे लिक्विड हो या गैस हो, सेम रहेगी। ठीक है, ये सवाल इतना करना चाहें तो इतना भी आंसर कर सकते हैं, और अगर चाहें तो थोड़ा सा इसका आंसर और भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एवरेज को लेते हैं, ये भी कल समझाया था, लेकिन फिर दोबारा बता देते हैं कि भाई सर आपने काइनेटिक एनर्जी समझ में आती है कि मॉलिक्यूल हरकत कर रहे हैं, उसमें एनर्जी है, ये एवरेज का क्या मतलब है? देखो बेटा, किसी भी बीकर के अंदर, जैसे ये हमारे पास एक बीकर है, इसमें कोई मॉलिक्यूल तेज हरकत करेगा, ठीक है, आगे दौड़ेगा, और कोई हल्की हरकत करेगा, तो जो तेज होगा और जो हल्का होगा उसी हिसाब से उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, ज्यादा या कम। लेकिन अब हम कौन सी काइनेटिक एनर्जी को बताएं? जब हम ये पूरे बीकर का जिक्र करें तो फिर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी लेते हैं। जैसे एक क्लास में कुछ बच्चे बहुत अच्छे नंबर लेते हैं, कुछ बहुत बुरे। अभी कोई कहता है कैसी क्लास है, तो अब टीचर क्या कहेगा? टीचर एवरेज नंबर निकाल के कहेगा कि हाँ बस ठीक है, ज्यादा बच्चे अच्छे हैं, कम बच्चे मतलब अच्छे नहीं है, नंबर बस दरमियाने आ जाते हैं सबके। तो वो क्या करेगा? एक तरह से सबको डिफाइन कर लेगा। तो इसी तरीके से सारे मॉलिक्यूल की एनर्जी को डिफाइन करना हो एक एनर्जी के तौर पर, तो उसको एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं। तो बहरहाल इस फिक्रे को इतना समझ लें, यस कि हाँ भाई सेम टेम्परेचर पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सेम होगी, ये बात ठीक है। लेकिन अगर आप लिखना चाहें, क्योंकि बुक ने यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया है गैस और लिक्विड कहकर, तो आप गैस और लिक्विड के बारे में लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, पूरा लिखा करें, या के ए भी लिख सकते हैं वैसे, लेकिन कोशिश क्या करें फर्स्ट टाइम पूरा लिखा करें, फिर आप के ई इस्तेमाल कर सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, कैसे? विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। मैं बल्कि कहूंगा आपको कि पहले आप ये फिक्रा लिखिएगा, जो पहला वाला फिक्रा है, उसके बाद ये दरमियान में लिखिएगा, और आखिर में फिर आपने ये लिखना है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, रिगार्डलेस, रिगार्डलेस कहते हैं ये डिपेंड नहीं करता या इससे फर्क नहीं पड़ता, रिगार्डलेस ऑफ द फिजिकल स्टेट, यानी लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे कि कौन सी स्टेट है जो हमारी बुक में बताई गई है? बुक में हमारे पास है लाइक गैस एंड लिक्विड, तो लिख दें लाइक गैस एंड लिक्विड, बल्कि पूरा चलिए लिख दें गैस एंड लिक्विड। तो अब आपको जो क्वेश्चन में कंफ्यूज किया गया था कि भाई गैस होगी और लिक्विड होगी तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, हमने कहा नहीं सेम होगा। भाई सेम क्यों होगा? क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के साथ ही बदलती है, तो इसका ताल्लुक, काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक टेम्परेचर से है, ना कि इस बात से कि कोई शय लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक था ना, ये एक छोटा टॉपिक है, ज्यादा इसमें शामिल चीजें नहीं है, क्योंकि इतना ही मतलब ये जो आपका क्विक चेक है ये यहाँ तक मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद टॉपिक थोड़ा बड़ा आता है, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए कोई ऐसा पेज बना देते हैं जहाँ सारे क्विक चेक इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब साथ साथ आपसे याद करते जाओगे, वहीं से अगर किसी का कोई मिस हो गया तो वहाँ से भी याद कर सकोगे इंशाल्लाह। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखा करें कि सर ऐसा कर दें, ठीक है, नोट्स थोड़े से डिज़ाइन कर लेंगे आपके लिए, तो आपके लिए आसानी रह जाएगी। ठीक है, जो लोग नए आए हैं बेटा ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर आसानी से मिल सके। तो ठीक है, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।